हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड रेस नंबर 8 और उसका भी पार्ट 2 अर्थात एनएसआर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो वही लास्ट तक देखना है बेटा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके, आप लोगों का रिवीजन हो सके और आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता उसका पता चल जाए, या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या क्या मेथड है या उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट लर्न होने चाहिए उसके बारे में भी आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट बी, और पार्ट बी में भी क्या आएगा, एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। अर्थात ये डिफरेंट हैलाइड है, इनके SN2 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिएगा, ये एल्किल हैलाइड है बेटा, इस पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल है। हैलाइड न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को रिप्लेस करता है RNU और X माइनस। यहाँ पर ये X जो ग्रुप हट रहा है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लीविंग ग्रुप। इसका मतलब यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप है और वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आपका बेस होता है। तो सबसे पहले तो आपकी एनएसआर की कंडीशन क्या है? तो एनएसआर तभी पॉसिबल है जब अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप से मोर होगी। अब आप देखो, एक्स यहाँ से लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप की लिव अवेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेटा। क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी लिव होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आप ज़रा देखो, हैलाइड्स के अंदर मैं बात करूँ, फ्लोराइड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये आपके सब मैंने क्या लिखे? लिविंग ग्रुप लिखे हैं। अब आप देखो, आयोडाइड का ड्यू टू लार्ज साइज, इसका साइज लार्ज है इसलिए मोर डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ से नेगेटिव चार्ज का क्या होता है बेटा? मोर डिस्पर्सन हो जाता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाता है? मोर स्टेबल हो जाता है। अब बताओ, अगर ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो यहाँ से जो भी होगा वो भी क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब यहाँ से ये X ग्रुप हट रहा है तो हटने के बाद यहाँ से जो I माइनस बन रहा है वो लार्ज साइज होने की वजह से मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो क्या होगा? ईजिली रिमूव हो जाएगा, ईजिली रिमूव, बिकॉज स्टेबल आफ्टर रिमूव। ये ईजिली रिमूव होगा क्योंकि ये रिमूव होने के बाद भी स्टेबल है। बट अगर मैं फ्लोरीन के केस में बात करें तो आप देखो, ड्यू टू स्मॉलर साइज, लेस डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और अगर लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो बेटा ये लेस एसिडिक भी होगा, अर्थात नो इजिली रिमूव, अर्थात इसका जो रिमूव है वो इजिली नहीं होगा। तो बताओ, इनकी लिव अवेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये अगर इनकी लिव अवेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो बताओ, हैलाइड्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में एक ही होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड की, उसके बाद ब्रोमाइड की, उसके बाद क्लोराइड की, और सबसे लीस्ट किसकी होगी? फ्लोराइड की। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, डी आंसर राइट है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। आपको बताना कि इनमें से कौन सा SN1 के रेस्पेक्ट में मोस्ट रिएक्टिव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको SN1 के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। ये एल्किल हैलाइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा,
तो यहाँ से RNU बनेगा। बेटा ये 2 स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से X लीविंग ग्रुप हटेगा, तो जैसे आपका X लीविंग ग्रुप हटेगा R प्लस इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और RUNU बन जाएगा। इसका मतलब डबल स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन, तो ध्यान दें अभी हमने कहा था इट इज डन इनटू 2 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन और यह है स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I -M -I। यही होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा +M फिर +I, उससे कम और सबसे लिस्ट -M। अब आप देखो कि हमें यहाँ पर सभी में क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन चेक करना है। तो आप देखो इसका ये वाला पोर्शन सभी में सिमिलर है, अर्थात यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है 3 मेंबर मतलब 3 रिंग के साथ आपका हैलाइड जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन सभी में कॉमन है। बट यहाँ पर आपका तो देखो अगर यहाँ पर EDG ग्रुप होगा तो उसका +M होगा, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। बट अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हुआ तो ऐसी कंडीशन पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन डिक्रीज होगी, तो ऐसी कंडीशन पर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। तो जरा आप देखो इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में यहाँ पर OCH3 मिथोक्सी है जिसका +M है, अर्थात ये मोर रिएक्टिव होगा। NO2 का -M है, CN का भी -M है और मिथाइल का +I है। तो बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन से वाले की होगी, +M वाले की, तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा A। उसके बाद में +I वाले की अर्थात D। उसके बाद में -I, कोई -I नहीं। -M में NO2 और CN में से CN का कम होता है और आपका NO2 का -M मोर होता है, तो इसका -M मैक्सिमम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। तो बताओ सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा, A। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द ब्रोमाइड गिवन बिलो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। इनको आपको SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हमने जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। हमें यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन चेक करना है। तो देखिएगा आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें O और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ Br है। जैसे ही Br यहाँ से हटेगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप जरा देखो ये इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके साथ ये डायरेक्ट रेजोनेंस भी है और पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस है, अर्थात ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट ये कंपाउंड में आपका sp3 है और sp3 होने की वजह से इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। अब आ जाएगा नंबर 2 के अंदर भी जब आपका Br यहाँ से रिमूव हो रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है और रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है और ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये sp3। बट आप थर्ड में देखिएगा, थर्ड में जब यहाँ से Br को मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव आने के बाद इसमें ऑल एटम sp2 है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और सर हक्कल्स के रूल का फॉलो भी हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक है।
और बताओ अगर ये एरोमेटिक है तो क्या होगा, हाईली स्टेबल भी होगा। अगर हाईली स्टेबल होगा तो आपको पता है बेटा क्या होगा, मोर रिएक्टिव भी होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। उसके बाद में इसमें भी देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है, बट इसको यहाँ से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है डायरेक्ट रेजोनेंस की, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी थर्ड की, उसके बाद फर्स्ट की, और उसके बाद किसकी होगी, सेकंड की। तो बताइएगा इसमें आपका कौन सा आंसर राइट है। तो सर इसमें आपका फर्स्ट आंसर राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर रेट ऑफ SN1, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1, दोनों क्वेश्चन सेम है। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमें भी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, फर्स्ट आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन सिंपल ये होगा। सेकंड में आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन ये होगा। और बेटा ये आपका एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान दे बेटा क्या बन गया, एरोमेटिक। और फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर अक्ल्स के रूल का फॉलो हो रहा है। और थर्ड में देखो आप, थर्ड में जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो यहाँ पर आपके अक्ल्स रूल का फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब आपको पता है इनमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कौन सा, एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट होता है एंटी एरोमेटिक। अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह है तो यही इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सेकंड की होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी, और थर्ड की सबसे लीस्ट होगी। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, रॉन्ग, बी आंसर राइट है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, वही रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। आप देखो यहाँ पर आपके पास जो भी कंपाउंड है उन सब में बेंजाइल CH2 Cl और रिंग, अर्थात सभी में आपको बेंजाइल क्लोराइड गिवन है। और जैसे बेंजाइल क्लोराइड में से Cl को हटाएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सभी में बेंजाइल क्लोराइड गिवन है, और बेंजाइल क्लोराइड से आपके पास बेंजाइलिक केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पोर्शन तो सभी में कॉमन है, बट इन सभी की पैरा पोजीशन पर आपका जो ग्रुप है वो EDG है, और वो डिफरेंट है। अब आपको पता है कि रिंग के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप ऐड होगा तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट होगा बेटा। क्या काउंट होगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। तो जरा देखिएगा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। ये रिंग के साथ है, यहाँ पर आपके पास मिथाइल, ये बेंजाइलिक है, और यहाँ पर आपके पास इथाइल, और ये रिंग है, और आपके पास यहाँ पर आइसोब्यूटाइल, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल। अब आप देखो बेटा इसमें रिंग के साथ यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ओनली +I ऑब्जर्व होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में से हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल की होगी, फिर इथाइल की होगी, फिर टर्सरी ब्यूटाइल वाले की होगी, और सबसे लिस्ट में फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले की होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगी बेटा सेकंड, सेकंड के बाद में आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद में आ जाएगा फोर्थ, और उसके बाद में हो जाएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड आंसर आपका राइट है। ध्यान दे बेटा इस क्वेश्चन में मोस्टली गलती क्या होती है वो मैं बता दूं कि बच्चे जब रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप होता है तो उनका हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई न करके इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर देता है। और अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो टर्सरी ब्यूटाइल वाले का मोर होता है।
अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट मोर है तो यहाँ पर ये मोर स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को काउंट किया जाता है, और जिसका मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है तो इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर है तो इसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी। बट अगर यहाँ पर ये रिंग नहीं होती तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर होता, यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पर भी। ऐसी स्थिति में अगर ऑर्डर की बात करूँ तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट मोर है तो ये मोर स्टेबल होता, ये लीस्ट स्टेबल होता। बट यहाँ पर ये रिंग के साथ है अर्थात रेजोनेंस के साथ है तो यहाँ पर इंडक्टिव नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज फास्टेस्ट रिएक्शन विद एक्वस NaOH। आपको अगेन वही एक्वस NaOH के साथ बताना है कि इनमें से फास्ट रिएक्टिविटी किस में होगी। एक्वस NaOH, इसका मतलब क्या हुआ? एक्वस NaOH का मतलब हो गया वही SN1, और वही क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। तो आप देखो ये पोर्शन तो सभी में कॉमन है, केवल ये ग्रुप, तो यहाँ पर OMe का प्लस M है, इसका प्लस I और प्लस I पर कॉन्जुगेशन है, इसका प्लस I और प्लस I पर कॉन्जुगेशन है। यहाँ से इसको रेजोनेंस हो रहा है बोथ साइड, बट प्लस M इज मोर इफेक्टिव। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट वाला कैटाइन है अर्थात यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा बेटा। अगर वो हाईली स्टेबल होगा तो वहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन सोल्वोलाइसिस। ध्यान दें, सोल्वोलाइसिस प्रोसेस और सोल्वोलाइसिस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर SN1 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्ट वुड लीड टू मैक्सिमम रेसेमाइजेशन। और आपको पता है रेसेमाइजेशन भी SN1 का पार्ट है। रेसेमाइजेशन से मतलब है मिक्सर ऑफ D एंड L, D और L का मिक्सर होना, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्रेल सेंटर हो। अगर क्रेल सेंटर होगा तो ही पॉसिबल है। अब उसने पूछा मैक्सिमम, तो SN1 में मैक्सिमम रेसेमाइजेशन, तो आपको पता है SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसको चेक किया जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट भी आपका क्रेल सेंटर है बट 1 डिग्री है, सेकंड भी आपका क्रेल सेंटर है बट आपका ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री के साथ साथ बेटा OCH3 का प्लस M मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका हाईली स्टेबल कैटाइन हो गया। अगर ये हाईली स्टेबल कैटाइन है तो यहाँ से जो भी आपका रेसेमाइजेशन होगा वो भी मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर बी होगा। थर्ड में देखो आपका 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है बट यहाँ NO2 का -M होगा, इसका मतलब ये हाईली स्टेबल नहीं, हाईली डिस्टेबल होगा, डिस्टेबलाइज होगा। डी वाले में देखो आप, डी वाले में भी आपके पास वही 2 डिग्री है और इसके साथ में यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है बट एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। और अगर मैं इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे पहले बी होगा, बी के बाद में बेटा डी होगा, डी के बाद में बेटा ए होगा और ए के बाद में आपका सी होगा। सी सबसे लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि सी के अंदर -M ऑब्जर्व हो रहा है। बी सबसे पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें +M ऑब्जर्व हो रहा है। डी और ए में से डी के अंदर रिंग है इसलिए रेजोनेंस हो रहा है, तो डी वाले में रेजोनेंस है बल्कि ए में रेजोनेंस नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन विद HBr। अर्थात एल्कोहल का रिएक्शन भी आपको HX, तो इट इज द पार्ट ऑफ NSR। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्कोहल NSR शो नहीं करता, क्योंकि एल्कोहल में OH जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बट एसिडिक मीडियम में जब H+ इसका प्रोटोनेशन करते हैं हम, तो ये प्रोटोनेशन हो रहा है, तो जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ से प्रोटोन
प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये जो OH ये ग्रुप है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा और इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ SN1। SN1 का पार्ट है। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन हमें चेक करना है। मोर स्टेबल कार्ब कैटायन मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल कैटायन लेस रिएक्टिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन चेक करना है। और हमें यह भी पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का ऑर्डर क्या है, +M एंड +I। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट जो दे रखा है उससे आपके पास जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो कैटायन ये होगा। इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक कैटायन। वो ऊपर वाला बेंजाइलिक अल्कोहल है और उससे जो कैटायन बन रहा है वो बेंजाइलिक कैटायन है। अब आप देखो सभी में बेंजाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी बेंजाइलिक कैटायन हो रहा है बट इसके पैरा में NO2 है और NO2 का -M है, अर्थात ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा बेटा, क्योंकि ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। सी वाले में देखो आप, सी में भी बेटा बेंजाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन होगा बट इसके पैरा पोजीशन पर मिथोक्सी है जिसका +M है और ये इसको हाईली स्टेबलाइज कर रहा है, हाईली स्टेबलाइज कर रहा है। अगर हाईली स्टेबलाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, मोर रिएक्टिव भी होगा। नेक्स्ट डी वाले में देखो आप, डी वाले में भी आपके पास वही बेंजाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन होगा और जो बेंजाइलिक कैटायन बनेगा उसमें उसकी पैरा पोजीशन पर Br है जहाँ पर Br का -I होगा। तो इसका मतलब इसमें भी रिएक्टिविटी लेस होगी। तो बताओ सबसे हाईली रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, सी की। और अगर हम इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट होगा सी, क्योंकि इसमें आपके +M है। सी के बाद में हो जाएगा बेटा A स्टैंडर्ड, उसके बाद में D जिसमें -I है और उसके बाद में B जिसमें -M है। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी वही क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। ये आपको ब्रोमाइड गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, आपको SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो वही हमें स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक करना है। तो देखो आपका जो फर्स्ट है इससे जो कैटायन बनेगा वो आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। बी वाले में आपके पास जो कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 डिग्री के साथ साथ एलाइलिक है, इसलिए हाईली स्टेबल है। अगर हाईली स्टेबल है तो आपको पता क्या होगा, मोर रिएक्टिव भी होगा बी में। जबकि सी में देखो आप, सी में आपके पास जो कैटायन बन रहा है वो ओनली 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा होगा, बी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन अरेंज कर रहा हूँ मैं, बी सबसे ज़्यादा होगा एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक के केस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। उसके बाद में सी होगा, उसके बाद में ए होगा, क्योंकि सी वाला 2 डिग्री है, ए वाला 1 डिग्री है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का ऑर्डर ये होगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एलाइलिक की, फिर 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट SN1 रिएक्शन के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं SN1 के बारे में कि सर SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर होती है और यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल, X आपका लिविंग ग्रुप है, X न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ से आपके पास RCRRNU ये प्रोडक्ट बनता है। दिस डन इनटू 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन आपके बेटा 2 स्टेप्स में होती है। उसमें आपका स्टेप फर्स्ट जो होता है वहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन।
फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन। तो देखो आपका ये था आर 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 सी एक्स, यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप रिमूव होगा और इसके वाया आर 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 और कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन होता है। ये इसका स्लो और आरडीएस स्टेप है। स्लो और आरडीएस स्टेप में लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करेगी। अब बात करें अगर स्टेप नंबर सेकंड, तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, वो फास्ट स्टेप है। अब आप ध्यान दें, ये भी अभी मैंने इसका मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब इसके आगे के एक और पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्किल हैलाइड, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के एल्किल हैलाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है एंड यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, जो ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती बेटा, ये आपके न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती, ओनली एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है। तो अब आप देखो यहाँ से कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें राइट है। फर्स्ट, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी। पहला स्टेटमेंट बेटा आपका राइट है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्ब कैटाइन से मोर है, और अगर 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर होगी तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन पर। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि बेटा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन तो SN2 में होता है, जिसको वेल्डन इन्वर्ट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपके पास हैलाइड लिया है और ये क्रे सेंटर है, अर्थात ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो बेटा यहाँ पर D और L रेसेमिक मिक्सर बनेगा। इसमें दोनों ही प्रोडक्ट होंगे, इन्वर्ज भी होगा, रिटेंशन भी होगा, बट इसको हम बोलते हैं पार्शियली रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली रेसेमाइजेशन, बट बनेंगे दोनों प्रोडक्ट। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3, द रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, सी राइट है। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड मार्केडली ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपका डी ऑप्शन राइट रॉन्ग है। द मैकेनिज्म इज 2 स्टेप्स, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। कार्ब कैटाइन आर द इंटरमीडिएट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है, ये भी राइट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी राइट। नंबर H, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अभी मैंने कहा था इसके स्लो आरडीएस स्टेप में लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो ये नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी, तो इसका मतलब ये भी राइट है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या था कि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द ट्रू फॉर SN1, ट्रू कौन कौन से हैं। तो बेटा फर्स्ट भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, ई भी ट्रू है, एफ भी ट्रू है, जी भी ट्रू है, एच भी ट्रू है, बट बी और डी आपका रॉन्ग है। बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो SN2 का कैरेक्टर है, अपोजिट नहीं, पार्शली रेसेमाइजेशन होगा जिसमें डी और एल दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। और डी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये SN2 का पार्ट है, नॉट SN1, ये SN2 का पार्ट है, क्योंकि SN1 तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। इसी के साथ आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो
ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।